जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो हमारा प्राचीन भारत से संबंधित जो टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। यह मौर्य साम्राज्य का जो है पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके देख लीजिए ताकि आपको यह वीडियो आसानी से समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारियाँ। चलिए देखते हैं अशोक के बारे में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठा। मगध की राजगद्दी पे अशोक कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक महान। ठीक है। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था, जो कि दिव्य वादन के अनुसार बताया गया है। आगे देखिए, राजगद्दी पे बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजगद्दी पे बैठने के समय अशोक जो है वो कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में जो है अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन। आगे देखिए, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख जो है अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अशोक अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी कि लगभग 261 ईसा पूर्व में जो है अशोक ने कहाँ आक्रमण किया? तो कलिंग पर। इतिहास में जो है अशोक के कलिंग पर आक्रमण की जो घटना है यह थोड़ा चर्चित है, काफ़ी फेमस भी है। और इसने जो है यानी कि अशोक ने कलिंग की राजधानी पर यानी कि तोसली पर अधिकार कर लिया, जिसका उल्लेख जो है अशोक के कौन से अभिलेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्लिनी का कथन है, मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलमी प्रथम ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। यानी कि कहाँ? तो अशोक के राज दरबार में। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। वो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीक़ा से भी पूछने का जो तरीका है बहुत, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अशोक किस धर्म का मानने वाला था? तो ऑप्शन में रहेगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और भी बहुत सारे धर्म के ऑप्शन रहेंगे। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? बौद्ध धर्म। ठीक है। आगे देखिए, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मक्खली गोशाल। आजीवक एक संप्रदाय है जिसकी स्थापना मक्खली गोशाल ने की थी। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है। अशोक जो है एक उपासक के रूप में अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा? बोधगया। और 12वें वर्ष जो है वो निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक ने जो है आजीवकों के रहने हेतु कितने गुफाओं का निर्माण कराया? तो 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम जो है वह कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। ठीक है। उनका नाम क्या था? तो कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफा जो है आजीवकों के रहने हेतु अशोक ने निर्माण करवाया था। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। नागार्जुन गुफा आजीवकों को किसने प्रदान की थी? तो अशोक के पुत्र दशरथ ने। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक के किस स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है? तो 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, आगे क्या है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है। अशोक ने जो है अपने पुत्र यानी कि बेटे महेंद्र और पुत्री यानी कि बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका। किस लिए भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने जो है वह 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया? तो अशोक ने। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगला देखिए आगे क्या है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। कौन सी अभिलेख किस देश से प्राप्त हुए इस बात को जान गए। चलिए आगे देख लेते हैं। एक नोट है, खरोष्टी लिपि जो है वो कैसे लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला आता है शिलालेख, दूसरा आता है स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। अशोक के अभिलेखों को जो है वो कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पाड्रेटी फेनथेलर ने की थी। अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? तो 1750 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो पाड्रेटी फेनथेलर ने की थी, ठीक है। और अशोक के शिलालेखों की जो संख्या है वो कितना है? तो 14 है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। अशोक के शिलालेख अभिलेख जो मिले हैं, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता कब प्राप्त हुआ था? तो 1837 ईस्वी में। किसे प्राप्त हुआ था? तो जेम्स प्रिसेप को प्राप्त हुई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए क्या है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के जो स्तंभ लेखों की संख्या है वो कितनी है? तो 7 है और यह जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। स्तंभ लेख जो है, अशोक के स्तंभ लेख वो किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मी लिपि में। और ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है, ठीक है। आपको बता दें कि अभी आपको बताया गया है कि अशोक की जो शिलालेखों की संख्या है, तो शिलालेखों की संख्या कितनी है अशोक की? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या जो है वह 14 है और अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो 7 है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत बार विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी, जिसे जो है चक्र कहा जाता था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। आगे देखिए आगे क्या है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। और ग्राम का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। गोप जो है वो 10 ग्रामों का शासन संभालता था, ठीक है। आगे देखिए। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियां में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार जो है वो नगर का जो प्रशासन वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, यानी कि कितने हो गए? 30 सदस्य, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं यह 30 सदस्य है। चलिए आगे देखते हैं। बिक्री कर के रूप में कौन से कर? बिक्री कर के, यानी कि कोई भी सामान अगर बेचते हैं तो उस पर जो कर लगता है उसे बिक्री कर कहते हैं। तो बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। जो भी मूल्य होते थे उसका 10वां भाग बिक्री कर के रूप में उससे ले लिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति इस कर को बचाने की चेष्टा करता था तो उसे जो है मृत्युदंड दिया जाता था, यानी कि जान से मार दिया जाता था। आगे देखिए आगे क्या है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। यह किसके अनुसार है? तो जस्टिन के अनुसार।
चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग कितने हज़ार अश्वारोही थे, तो 50,000। और सैनिक 9,000। हाथी कितने थे, तो 8,000, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। चलिए आगे देख लेते हैं। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, तो नायक कहलाता था। जब युद्ध का जब क्षेत्र बन जाता था तो उसका जो नेतृत्व करता था उसका अधिकारी क्या कहलाता था, नायक कहलाता था। आगे देखिएगा, आगे क्या है। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 91 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख यानी कि 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। ठीक है। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था, सेनापति। और प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार, यानी कि प्लिनी जो है वो कहाँ के हैं, तो यूनान के हैं। इनके अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही यानी कि जो पैदल चलते थे, और 30,000 घुड़सवार यानी कि जो घोड़े पे सवार होते थे, और 9,000 हाथी थे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्य 6 समितियां करती थी। ये आपको ऊपर भी बताया है, 5 सदस्य 6 समितियां करती थी। चलिए आगे देख लेते हैं। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय होते थे उनके न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो राजुक कहा जाता था। आगे देखेंगे, आगे क्या है। सरकारी भूमि को यानी कि ज़मीन को, जो भी सरकारी भूमि होते थे उन्हें सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है। और आगे देखेंगे, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। उस समय जो है, जो बिना वर्षा के जिस भूमि पे अच्छी खेती हो जाती थी उस भूमि को क्या कहा जाता था, तो अदेव मातृक कहा जाता था। आगे देखेंगे, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने जो है वो भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो 7 वर्गों में। पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पाँचवा सैनिक, छठा निरीक्षक एवं सातवां सभासद। ये 7 वर्ग जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को विभाजित किया गया है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नंद वंश को विनाश करने में यानी कि बिगाड़ने में यानी कि ख़त्म करने में, नंद वंश को विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य शासन जो वह कितने वर्षों तक रहा, तो 137 वर्षों तक रहा। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार जो है कितने राजा हुए, तो 9 राजा हुए। मौर्य वंश में जो है वो भगवत पुराण के अनुसार 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार जो है इसमें 9 राजा हुए। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे और भी जानकारी लेते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था और इसकी जो हत्या है इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त था और इसकी हत्या जो है कब की गई थी, तो 185 ईसा पूर्व में इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस वीडियो का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।